नमस्कार, मैं हूं रमन मुगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष अविनाश पांडे की आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात है। पार्टी की आगामी रणनीति और टिकट वितरण के फॉर्मूले को लेकर होगी चर्चा। टिकट वितरण में इस बार सक्रिय युवा और महिलाओं को मौका मिलेगा। पार्टी के मुताबिक जनता इस बार उत्तराखंड में बदलाव चाहती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट वितरण में इस बार युवाओं और महिलाओं को मौका मिलेगा। सोनिया गांधी से मुलाकात है। उत्तराखंड सीएससी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे और वो उत्तराखंड से वापस लौटे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में भी उनके कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात हुई और तमाम पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। यानी आने वाले वक्त में किसको टिकट देगी कांग्रेस, ये तय होगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि चेहरे युवा हों और सक्रिय रहे हों पिछले 5 सालों में। चेयरमैन के हैसियत से हूँ और जो सिटिंग एमएलए हैं निश्चित रूप से जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं देहरादून से। रोहित का रुख करते हैं। तो रोहित, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। अविनाश पांडे दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। जो भी निकलकर सामने आया, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखा गया, किस तरह के चेहरे इस बार कांग्रेस उतारने वाली है उत्तराखंड के दंगल में? कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, क्योंकि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में चुनाव एक साथ होने हैं, तो उत्तराखंड में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जो अविनाश पांडे हैं वो वहाँ उत्तराखंड भवन पहुंचे, उत्तराखंड कांग्रेस भवन पहुंचे और साफ तौर पर उनके साथ जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, ये तमाम लोग मौजूद रहे। और तमाम जो नामों के पैनल 70 विधानसभा सीटों से आए हैं, कांग्रेस के करीब 5-5, 6-6 नाम एक एक सीट से आए हैं और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो युवा चेहरे हैं। तो साफ तौर पर पार्टी ने जो पैमाना तय किया है, पैमाने के अनुसार जो नेता क्षेत्र में लोकप्रिय होगा, पार्टी के प्रति लोकप्रिय होगा, क्षेत्र में जिसका जनाधार अच्छा होगा, जिसने 5 सालों तक पार्टी की खूब सेवा की होगी और ईमानदारी बरती होगी, उन तमाम ऐसे लोगों पर पार्टी की नजर है। और उन पैनल में से नामों की छटनी की जा रही है और कुछ एक नामों पर निर्णय ले लिया गया है। और आने वाले समय में फिर जब तमाम तरह की बातचीत हमेशा होती है, हर बार इस तरह की बातें होती हैं कि जो सक्रिय होगा, जो पार्टी के प्रति वफादार होगा, लेकिन जब बात उत्तराखंड में टिकट बंटवारे की आती है तो टिकट गुटों के हिसाब से ही बांटे जाते हैं, फिर चाहे वो प्रीतम सिंह का गुट हो या फिर हरीश रावत का गुट हो। क्या इस बार ये परंपरा नहीं रहेगी उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए रमन, चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे पूर्व सीएम हरीश रावत है, कांग्रेस में समस्या ये है कि कांग्रेस में खेमेबाजी बहुत ज्यादा है। अब चूंकि ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके जो चहेते लोग हैं, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अगल बगल के नेता हैं, वो निश्चित तौर पर इनकी इच्छा होगी कि उन तमाम लोगों को टिकट मिले। लेकिन अब अंतिम निर्णय जो है स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वही करेंगे। लेकिन फिलहाल एआईसीसी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, सोनिया गांधी के समक्ष अविनाश पांडे वो वहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं और आने वाली जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसमें किन नामों पर कांग्रेस में सहमति बनती हो, ये देखने वाली बात होगी रमन। बिल्कुल। और हमेशा लेकिन यही होता है कि जब टिकट बांटने का वक्त आता है तो यहाँ पर हंगामा होता है, फिर गुटबाजी होती है। रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश आज संविधान दिवस भी मना रहा है। वहीं मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले की आज 13वीं वर्षगांठ है। संविधान दिवस के मौके पर संसद में खास कार्यक्रम हुआ। इसमें देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। भ्रष्टाचार पर पीएम ने प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का चलन भी लोकतंत्र के ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहा है। सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने इन पार्टियों और सियासी परिवारों पर प्रहार किया। तो यहाँ संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद, कई पीढ़ियां, परिवार ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां सत्ता में हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं। भ्रष्टाचार को सम्मानित कराने की भी परंपरा रही। तो ये सब चीज़ें एक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।
तो यहाँ पर संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी न होना,
ये भी एक चिंता का विषय है। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 71वें संविधान दिवस के कार्यक्रम को संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधित करते हुए बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि राजनीति की वजह से देश हित पीछे छूट गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सफाई दी है और सरकार के सामने कुछ सवाल रखे हैं। Our protest is also about the manner in which the government is conducting the state of affairs, enacting laws, decision making. Every single constitutional institution has been subverted or is under constant attack. Law making has become most undemocratic, and the government has now firmed up a dangerous trend to make laws through ordinance. और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन पर बोले सीएम केजरीवाल। किसान आंदोलन दुनिया का अहिंसक आंदोलन। केजरीवाल ने कहा आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए। केजरीवाल ने कहा आखिरकार किसानों की जीत हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन अहिंसक था और आखिरकार किसानों की जीत हुई। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा किसान आंदोलन दुनिया का अहिंसक आंदोलन। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में ये बात कही और कहा कि आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये अहिंसक आंदोलन था दुनिया का किसान आंदोलन और यहां 700 किसान शहीद हुए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। किसान आएंगे, थोड़े दिन आंदोलन करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। पिछले साल 26 नवंबर को यह आंदोलन दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर पे शुरू हुआ। आज पूरा 1 साल हो गया और उनका आंदोलन सफल रहा। सबसे पहले मैं देश के किसानों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस आंदोलन में सब लोग शामिल हुए, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अपने अपने घर से दुआएं भेज रहे थे। जो भी इस देश का भला चाहते हैं, सबने इस आंदोलन का समर्थन किया। महिलाओं ने, व्यापारियों ने, स्टूडेंट्स ने, पत्रकारों ने, बुजुर्गों ने, यूथ ने, बच्चों ने, इस धर्म के लोगों ने, उस धर्म के लोगों ने, इस जात के लोगों ने, उस जात के लोगों ने, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। सबने दुआएं दी इसकी सफलता के लिए। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। खासकर मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की लीडरशिप की। जिस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब से आए, यहाँ पे आके बैठ गए। पंजाब की उन महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जो कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे कई दिनों तक इस आंदोलन में बॉर्डर के ऊपर उनके साथ बैठी हुई थी। सर्दी में, गर्मी में कितनी बाधाएं आई इनको, कितनी इन्होंने तकलीफें सही। मतलब मेरे को याद है पिछली बार हम, अभी तो उतनी सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन पिछली साल जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, हम सोचा करते थे कि हम अपने घर में इतने बड़े सारे हीटर लगा के बैठे हैं और इतनी रजाई के अंदर बैठे हैं। ये किसान बॉर्डर के ऊपर पता नहीं कैसे बैठे होंगे, कैसे सो रहे होंगे खुले आसमान के नीचे। फिर गर्मी आई, डेंगू आया, कोरोना आया, सारी बाधाओं को दूर वो करते हुए अंत पंत में किसानों की जीत हुई। तीनों कानूनों को वापस लिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुरू हुए किसान आंदोलन के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इसे खत्म करने का अभी कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने तक आंदोलन खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। तो ये है कि हमारा जो एमएसपी है, एमएसपी 2011 में जब प्रधानमंत्री जो अब है, ये
गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और उस कानून जो थे ये एमएसपी, इस पे उन्होंने पीएचडी करी, इसके वकील थे, एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में ये अध्यक्ष थे, करीब कई मुख्यमंत्रियों में फाइनेंशियल कमेटी थी वो। उसमें अपनी रिपोर्ट इन्होंने ये दी थी कि 3 काले कानून खराब है, नहीं एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो रिपोर्ट उस टाइम की भारत सरकार को दी थी। उस वाली सरकार ने तो कानून नहीं बनाया। आज ये प्रधानमंत्री है, इनकी पूरी पीएचडी है इसके ऊपर। अपनी पीएचडी का इस्तेमाल करते हुए और उस वकालतनामे का इस्तेमाल करते हुए आज प्रधानमंत्री है, इनकी अदालत में भाई केस है, तो किसी का भाई की जरूरत है ही नहीं हम तो, क्योंकि पढ़े पढ़ाए हैं ये तो सारे। तो कार कमेटी पे 11 साल से बन रही है, उस पर अपना फैसला सुना दे। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना। ये 750 किसान शहीद हुए हैं भाई, युद्ध हमारे घर पर आन कनाडा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टैनी वाला मामला हुआ, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अगले जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बना दो एक। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, पुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी लिया, बिजली को और पुराली को वापसी लिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे, इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आते में इनकी फसलों को लूटा जाता है, उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। पाकिस्तान से सटी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर भारतीय सेना अपनी क्षमता को परखने में जुटी है। इस अभ्यास के जरिए थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास को दक्षिण शक्ति नाम दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर में आर्मी वायु सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। दक्षिण शक्ति में हिंद के जवानों की ताकत आप देख सकते हैं। दक्षिण शक्ति में ये पूरा का पूरा युद्धाभ्यास यहां पर किया जा रहा है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर दक्षिण शक्ति में हिंद के जवानों का दम देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जैसलमेर में आर्मी वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास यहां पर चल रहा है। तो दक्षिण शक्ति में हिंद के जवानों का दम यहां पर देखने को मिलेगा। ये युद्धाभ्यास लगातार चलता रहता है। शांति के समय में जितना आप पसीना बहाएंगे, युद्ध के समय में आपका उतना कम खून बहेगा। ये भारतीय सेना हमेशा से इस बात को मानती है और इसलिए शांति के वक्त में जमकर पसीना बहाया जाता है। जमकर भारतीय सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं, खुद को तैयार करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शौर्य की तस्वीरें हैं, भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी की तस्वीरें हैं। और ये शांति का वक्त है, ऐसे में लगातार भारत की सेना तैयार होती है। लगातार भारत की सेना किसी भी हमले का, किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार रखती है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं हृदय अहमद। पाकिस्तान चीन की अब खैर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना देश के अलग अलग हिस्सों में सालाना होने वाले सैन्य अभ्यास को कर रही है। बता दें कि पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन सीमा तक भारतीय सेना दुश्मन के नापाक इरादों को फेल करेगी और दुश्मनों का सफाया करेगी। इस काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा और इसे लेकर सैन्य अभ्यास जो है वो क्या जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस वक्त न्यूज इंडिया मौजूद है जैसलमेर में, क्योंकि भारतीय सेना कोरोना महामारी के बाद अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में जुटी हुई है और इसमें कोस्ट गार्ड और बीएसएफ से 30,000 सैनिक जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। जैसलमेर में चल रही सालाना अभ्यास के आखिरी दिन हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और आखिरी दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सहित तमाम सैन्य अधिकारियों के मौजूद रहने की सूचना है। और आज करीब बताया जा रहा है कि 400 पैरा ट्रूपर्स एक साथ पैरा जम करेंगे और सेना अभ्यास में जुटी हुई है कि कम समय में कैसे ऑपरेशन के लिए सैन्य तैनाती की जाती है। ये सेना का सालाना अभ्यास कार्यक्रम है जिसे EWT यानी एक्सरसाइज विद ट्रूप्स भी कहा जाता है। समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूद रहने की भी उम्मीदें थी कि वो आएंगे, लेकिन किसी वजह से उनका कार्यक्रम जो है वो टल गया है। सेना इसके अलावा अरुणाचल, हिमाचल में और हिमालय की ऊंची पहाड़ी से लेकर गुजरात के क्रीक इलाके, राजस्थान के गर्म रेगिस्तान से लेकर लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में अपनी तैयारियों को धार देने में फिलहाल जुटी हुई है। आधिकारिक सूत्रों की बात करें तो उन्होंने बताया कि सेना पाकिस्तान से लगती सीमा हो या फिर चीन से लगती LAC सहित सभी इलाकों में हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। सेना अभ्यास कर रही है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि कैसे कम समय में और ऑपरेशन के लिए सैन्य तैनाती जो है वो की जाती है, उसको लेकर तमाम बातचीत जो है यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा और भी अहम बातें हैं जो हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना जो है वो पूरे अपने इस अभ्यास को अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में